Hello everyone, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about कार्ब एनायन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं मित्रों कि आज हम लोग कार्ब एनायन के बारे में अच्छे से डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया है, पिछले लेक्चर में मैंने कार्ब एनायन से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल और उनके बारे में जो भी फीचर्स हैं मैंने उनको भी कुछ न कुछ बताया, लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फॉर कार्ब एनायन के लिए और बहुत सारी कंडीशन मैंने लेक्चर फर्स्ट में कार्ब एनायन के बारे में आपको बताया। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ कार्ब एनायन। जैसा कि आपको दिख रहा है, तो फीचर ऑफ कार्ब एनायन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कार्ब एनायन मीन्स कार्ब मीन्स कार्बन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic ion which have negative charge on carbon atom, then this is called carb anion। तो गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पिछले वीडियो में जैसे कि पिछले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बताया, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th लेवल में तो आप बोलिए 11th एंड 12th लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं बताया कि फीचर्स ऑफ कार्बो एनायन। फीचर ऑफ कार्ब एनायन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बहुत केयर करना है और वो चीज़ें हमको आपको केयर करना है। तो कार्ब एनायन में मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ। कार्ब मीन्स जैसे कार्बन और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। दोज ऑर्गेनिक आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, देन दिस इज कॉल्ड कार्ब एनायन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसका फीचर्स देख लेते हैं, कार्ब एनायन का फीचर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला फीचर में पहला रूल क्या है, दे आर आयंस। पहली बात तो जो कार्ब एनायन होते हैं वो आयन होते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में या पिछले बहुत सारे लेक्चर में आपको आयन के बारे में बताया। जैसे बेसिक कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि व्हाट डू यू मीन बाय आयन, देन यू कैन से अबाउट आयन, an electrically charge on an atom are called ion। an electrically charge on an atom are called ion। किसी भी एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आता है दिस इज कॉल्ड आयन, उसे हम कहते हैं आयन। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ आयंस, यू नो वेरी वेल अबाउट टाइप ऑफ आयंस। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ आयंस, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन। सेकंड को हम कहते हैं एनायन। ठीक है, तो भूलना नहीं आपको, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो आपको आयन समझ में आ गया होगा। वहीं ये कह रहा है फीचर ऑफ फीचर ऑफ कार्ब एनायन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्ब एनायन में आपको बताना होगा कि जो कार्ब एनायन होते हैं ये पहली बात तो आयन होते हैं। आयन मीन्स इनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज है, चाहे आयन का मतलब चाहे प्लस का चार्ज हो या माइनस का हो। तो जो कार्ब एनायन है, तो कार्ब एनायन में एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो जो कार्ब एनायन है ये एक आयन है। दूसरा हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल मीन्स हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो फिर से आप देखिए कि पहला पॉइंट है दे आर आयंस हाईली अनस्टेबल, और ये हाईली अनस्टेबल है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। ये देखिए एक साइड में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बता रहा हूँ, ये है कार्ब, ये है कैटायन, और ये है कार्ब, ये है एनायन। तो जो कार्ब कैटायन होता है, कार्बोकैटायन होता है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला। तो पॉजिटिव चार्ज वाला का मतलब हुआ कि दोज ऑर्गेनिक आयन विच हैव पॉजिटिव चार्ज देन विच आर बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ग्रुप। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो बिहेव करता है लाइक एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का मतलब ये हुआ ऐसा कोई स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो। ठीक है, तो वहाँ उस ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कार्बोकैटायन। अब कार्बो एनायन में क्या है कि भाई कार्बन है, कार्बन मीन्स कार्बन और माइनस चार्ज मीन्स एनायन, तो नाम हुआ कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन मीन्स क्या हम बोलेंगे, दोज ऑर्गेनिक आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज देन विच आर बिहेव लाइक एज
इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ऐसे ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो बिहेव करता है लाइक एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज। अब एक बात और समझिए, प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी इंडिकेट करेगा, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेस बताएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बताएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। चलिए ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अगला कह रहा है कि जैसे कह रहा है सेकंड पॉइंट में दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मैं सॉरी डेफिशिएंट कह रहा था, एफिशिएंट। तो कह रहा है दे हैव, क्योंकि कार्बो कैटायन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्ब एनायन की बात हो रही है। और जो कार्ब एनायन है वहाँ पे माइनस चार्ज इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज को। इसीलिए सेकंड पॉइंट में आपको समझना है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मीन्स रिच। ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, कह रहा है कि दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और रिच कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो गाइज ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था, कार्बोकैटायन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। तो ठीक है, ये तो कार्बोकैटायन पहचानने का तरीका हुआ। कार्बोकैटायन के कार्बोकैटायन जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बैलेंस सेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा कोई ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उस कार्बन के बैलेंस सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी कार्बो एनायन पहचानने का एक तरीका है। कार्बो एनायन पहचानने का तरीका ये है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट गाइस कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा जो आपका कार्ब एनायन ग्रुप होता है, जो आपका कार्ब एनायन, ठीक है, जो आपका कार्ब एनायन ग्रुप होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा sp3 होता है। क्या होता है? sp3। गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कार्बोकैटायन होता है इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो डेफिशिएंट स्पीसीज है, और जो कार्बो एनायन है दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगला कि जो कार्बोकैटायन होता है उसके बैलेंस सेल में कार्बोकैटायन, इसकी बात हो रही है, ये ग्रुप की बात हो रही है। थोड़ा सा आप फिर से देखिए, अच्छे से देखते रहिए। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो कार्बोकैटायन होता है और एक कार्बो एनायन होता है, तो जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसके बैलेंस सेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कार्बो एनायन है इसके बैलेंस सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, कार्बोकैटायन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मीन्स ऐसा स्पीसीज जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो। दूसरा हमारा है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अच्छा, दूसरा डिफरेंट ये है कि कार्बोकैटायन के बैलेंस सेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बो एनायन है इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगला थोड़ा सा डिफरेंट और देख लिया जाए। ठीक है, अगला डिफरेंट क्या है कि अगला डिफरेंट आप ऐसे नॉर्मल देखते रहिएगा कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन के बारे में। ठीक है, कार्बोकैटायन में मैं आपको और डिफरेंट बताने चल रहा हूँ कि कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है और जो हमारा कार्ब एनायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। ये भी डिफरेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट में कह रहा है 4th नंबर में दे है पिरामिडल जिमेट्री, जो कार्ब एनायन है इसकी जिमेट्री पिरामिडल होता है। और एक चीज़ और, यहाँ नीचे पिरामिडल के नीचे है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, इसको समझना है। जो कार्ब एनायन होता है, कार्ब एनायन, जो कार्ब एनायन मीन्स कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है। ठीक है,
इसमें हमेशा 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको नहीं भूलना है। तो गाइज ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये मैंने नोट भी किया है। दे है पिरामिडल ज्योमेट्री एंड विच हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो गाइज ये आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर समझना है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 डिग्री, सुपर डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन है, इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, इसको बोलते हैं सुपर 1 डिग्री का कार्बन आयन। इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन आयन, इसे बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन आयन, और इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन आयन। थोड़ा पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कार्बन पे 3CH लगा हुआ है, कार्बन से 3H लगा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और कार्बन पे 1 माइनस का चार्ज है। तो पहले बात इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इधर हुआ और एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो 6 2 कितने आउटर मोस्ट में बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 8। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पहला चीज़। दूसरा आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको समझना है ये कि कार्बन 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है। और एक बात और, सपोज करिए कि कार्बन, यहाँ पे देखते रहिएगा अच्छे से, कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। तो यहाँ समझने की बात यह है, सपोज करिए कार्बन किसी ग्रुप से, सपोज करिए नॉर्मल कि माइनस चार्ज अभी नहीं है, किसी ग्रुप से लगा हुआ है, ये कार्बन किसी ग्रुप से लगा है। तो एल्किल ग्रुप कैसे पहचानते हैं कि जो कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से लगा कार्बन से कितने एल्किल हैं। तो हाइड्रोजन तो कोई एल्किल होता नहीं है, तो ना तो इधर कोई एल्किल, ना तो इधर कोई एल्किल, ना तो इधर कोई एल्किल, मतलब इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्ब एनायन। पहला तो बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन आयन, और दूसरा आप कह सकते हो, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे कहेंगे सुपर 1 डिग्री कार्ब एनायन, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, CH2 वाला। देखो कार्बन के ऊपर कार्बन से 2 हाइड्रोजन है CH2 में, मैंने 1 2 ऊपर नीचे लगाया और कार्बन के ऊपर एक माइनस 4 शो किया। आगे CH3 है, तो CH3 में आपको मालूम है CH3 लगाइए। अब सपोज करिए यदि ये माइनस चार्ज नहीं होता तो ये किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा होता। तो रूल क्या है, किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से लगा कार्बन को अंडरलाइन करो और चेक करो उससे कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं। भाई ये तो एल्किल है नहीं, ये भी एल्किल नहीं, लेकिन ये एल्किल है। तो यहाँ पे कितना एल्किल हुआ, 1 एल्किल, तो इसलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन आयन। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ऐसे सपोज करिए यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज दिख रहा है, तो ये किसी ग्रुप से लगा है। सपोज करिए जो ग्रुप है कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इससे एल्किल कितने हुए, एक एल्किल इधर, एक एल्किल इधर, 2 एल्किल, और हाइड्रोजन तो कोई एल्किल है नहीं, इसलिए इसका नाम होगा 2 एल्किल। तो 2 डिग्री कार्बन आयन, माइनस चार्ज है तो कार्बन आयन। तो ऐसे 3 डिग्री में भी है। भाई यहाँ पे सपोज करो कोई ग्रुप लगा है, वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो इससे लगा कार्बन अंडरलाइन करो, कितने एल्किल है, 1 एल्किल, 2 एल्किल, 3 एल्किल। तो 3 एल्किल तो 3 डिग्री कार्बन आयन इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। जितने एल्किल हैं ये सभी एल्किल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप इसका देख लीजिए। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोकैटायंस का अपोजिट होता है। कार्बोकैटायन में हाईली स्टेबल ये होता है, लेकिन जब हम कार्बो एनायन की बात करते हैं तो हाईली स्टेबल आपका सुपर 1 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल होगा आपका 1 डिग्री, उससे भी कम स्टेबल होगा 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन आयन। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है इसका, आप देख रहे हैं जैसे कि यही इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, कार्बन आयन का। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से कि किसी भी कार्ब एनायन की यदि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका चार्ज बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए आप लोग एक थोड़ा सा इसमें भी देख लिया जाए। मैं ऐसे नॉर्मल आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए 3 डिग्री का था, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये सुपर 1 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे हाईली स्टेबल ये है। तो कार्बन जैसे यहाँ पे CH3 था,
CH3 पे 1 माइनस का चार्ज है, तो ये बहुत हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल का मतलब कार्बन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज इसका बहुत कम है। चार्ज बहुत कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर फिर माइनस है, तो इस कार्बन की स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इसका बहुत कम है। बहुत कम स्टेबल होने के कारण यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से देखते रहिए। दिया भी है मैग्नीट्यूड इज़ हायर, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे नोट है, केवल हमको आपको समझाना है। नोट में मैंने नोट किया है हेयर, कैपिटल आल इज एल्किल ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, देन द नेगेटिव इज नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, देन द नेगेटिव चार्ज इज़ हायर, तो नेगेटिव चार्ज उसका बहुत हाई होगा ऑन कार्ब एनायन का। फिर से देखिए एक बार, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि कार्ब एनायन, फिर से देखिए, कह रहा है कैपिटल आर इज अ एल्किल ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। जो कैपिटल आर है एक एल्किल ग्रुप है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इस प्रकार से देन द नेगेटिव इज़ हायर ऑन कार्ब एनायन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्ब एनायन का हायर होता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कार्ब एनायन इज हायर, सो द स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज ऑफ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड सुपर 1 डिग्री। ठीक है, वही जो अभी मैं आपको समझाया कि सुपर 1 डिग्री जो है, जैसे CH3 है, CH3 आपका सुपर 1 डिग्री है, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी कंपेरिजन देन 1 डिग्री। इससे भी कम स्टेबल होगा 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो ठीक है, अब देखिए सबसे हाईली स्टेबल यदि कार आपका ये है, हाईली स्टेबल ये है, तो भाई हाईली स्टेबल का मतलब रिएक्टिव बहुत कम होगा। ठीक है, कम रिएक्टिव होगा। दूसरे नंबर पे ये है, तो सुपर 1 डिग्री की कंपैरिजन में 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे भी ज़्यादा होगा, 3 डिग्री उससे भी ज़्यादा होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा 3 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ समझाया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फार्मूला भी आप देख लीजिए। फार्मूला है, जो मैग्नीट्यूड चार्ज होता है वो स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब किसी भी कार्ब एनायन का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड चार्ज डिक्रीज करेगा। तो गाइज ये आपको फार्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। किसका यूज रेजोनेंस इफेक्ट का देखना है? कार्ब एनायन का। कार्बो एनायन का हमें रेजोनेंस इफेक्ट का यूज देखना है कि कार्ब एनायन की कंडीशन में जो रेजोनेंस हम दिखाएंगे उसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग जब कार्बोकैटायन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जब रेजोनेटिंग की बात आती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना ज़्यादा होगा उसका रेजोनेंस उतना, जैसे कि बात समझिए यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे कंडीशन कार्बोकैटायन की हो चाहे कंडीशन कार्बो एनायन की हो, दोनों कंडीशन की बात आपको की जा रही है। यदि कंडीशन कार्बोकैटायन की होगी, जैसे कार्बोकैटायन की बात हो तो ये होगा, ये कार्बो एनायन की बात होगी तो ये होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का केस हो चाहे कार्बो एनायन की बात हो, जब रेजोनेंस का हम यूज़ दिखाएंगे तो उसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, केवल आपको एक ही चीज़ चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस में ज़्यादा हो रहा है। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक आयन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा दिखेगा, तुरंत बताइए उसकी डिस्ट्रीबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये केस दोनों पे लागू होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे दिया है यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोग चलिए गाइस अब हम देखते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जो मैं अभी आपको समझाया। ठीक है, ये हमारा है बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन। तो बेंजाइलिक कार्बन आयन की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया, कैसे दिखाया गया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, मैं आपको वहीं समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए, एक मैं बताऊँगा आपको आ जाएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग है, एकदम श्योर कार्बोकैटायन के तरीके से ही ये भी है, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन को देखे थे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, CH2 पे एक माइनस चार्ज है,
अब आपको बस इतना केयर करना है कैसे रेजोनेटिंग हो रहा है। एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस बॉन्ड पे आएगा, बॉन्ड पे आएगा तो यहाँ एक कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड और बना देगा तो इस कार्बन की बैलेंसी एक ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटकर अगले कॉर्नर पे चला जाएगा। तो वही कंडीशन होता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताया हूँ गाइस कि जब कभी भी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप किसी बॉन्ड पर लगता है, जैसे ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड के ऊपर आता है, और बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड पर आएगा, बॉन्ड के ऊपर एरो आएगा तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यही एरो यदि किसी कॉर्नर पे जाता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कोई स्ट्रक्चर बना बेंजीन रिंग के कॉर्नर पे जाएगा तो कॉर्नर पे एरो जाएगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। यदि यही एरो किसी बॉन्ड पे जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा, कॉर्नर पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये देखो बॉन्ड पे आया तो यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, और जैसे बॉन्ड बनाएगा कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा होगी, ये अगले कॉर्नर पे जाएगा, अगले कॉर्नर पे जाएगा तो अगले कॉर्नर पे माइनस चार्ज होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से ये माइनस फिर से यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड फिर से टूट के अगले पे जाएगा। यही प्रक्रिया जैसे मैं अभी कार्बोकेटायन में आपको मैं अच्छे से दिखाया था, ठीक है। तो फिर से आप छोटा छोटा मैं थोड़ा कर लूँ, आपको दिखाता रहूँ जिससे आप अच्छे से देखते रहो। चलिए देखिएगा, ये कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से आया बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर आया तो भाई यहाँ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की बैलेंसी यहाँ बढ़ जाएगी, जैसे बढ़ेगी कार्बन की बैलेंसी ये बॉन्ड ब्रेक होकर अगले कॉर्नर पे जाएगा, गया अगले कॉर्नर पे, अगले कॉर्नर पे गया तो यहाँ माइनस चार्ज शो करेगा, माइनस चार्ज शो किया। अब ये अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखते रहिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आपको तब बताऊँ। यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये जैसे डबल बॉन्ड हटेगा वैसे, जैसे माइनस चार्ज बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ तो वैसे ही अगले स्टेप में कार्बन की बैलेंसी मेंटेन हो जाएगी और डबल बॉन्ड के साथ ये माइनस चार्ज हट जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस फिर कॉर्नर पे बॉन्ड पे जाएगा, यहाँ बॉन्ड पे जा रहा है, बॉन्ड पे जाएगा तो अगले स्टेप में देखो बॉन्ड बनाया, लेकिन ये वाला बॉन्ड इस कार्बन की बैलेंसी जैसे यहाँ बॉन्ड बना देगा तो कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा होगी, ये अगले कॉर्नर पे चला जाएगा, अगले कॉर्नर पे जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस फिर टूट के अगले बॉन्ड पे जाएगा, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड है भी यहाँ पहले से, जिससे इस कार्बन की बैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड टूट के फिर से अगले पे जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रक्रिया ऐसे होती रहती है रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मैं समझा दिया हूँ, जैसे कार्बोकेटायन का बताया था वैसे सेम है, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक कार्ब एनायन है, सॉरी ये बेंजाइलिक कार्ब एनायन है, मैं कार्बोकेटायन में मैं दिखाया था, तो कार्बो एनायन में भी सिमिलर वैसे ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चेंज होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखते रहना अच्छे से कार्ब एनायन में, तो आप कार्ब एनायन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले स्टेप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार हुआ, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे हो रहा है, तीसरी बार यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेंजाइलिक कार्ब एनायन है मित्रों, ये हमारा बेंजाइलिक कार्ब एनायन है, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो कितने स्टेप में हुआ आपने देखा, पहला स्टेप में हुआ, सेकंड स्टेप में हुआ और ये थर्ड स्टेप में हुआ। तो बेंजाइलिक कार्ब एनायन जो है इसका डिस्चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्टेप में हुआ। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्टेप में हो रहा है तो हमें किसी और के साथ इसको कंपैरिजन करा देते हैं। चलिए मैंने एक एरोमेटिक ले लिया, अब मैं एक जो है एलाइलिक कंपाउंड में ले लेता हूँ। एलाइलिक जैसे कि ओपन चेन वाला, ये हमारा एक एलाइलिक कंपाउंड है। एलाइलिक में भी सेम कंडीशन वही है, देखिएगा ये भी कार्ब एनायन है, एलाइलिक कार्ब एनायन है। एलाइलिक कार्ब एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, देखो बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की बैलेंसी यहाँ मेंटेन हो जाएगी, जिसकी वजह से माइनस चार्ज हट जाएगा। और जैसे बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन की बैलेंसी बढ़ जाएगी, इसकी बैलेंसी बढ़ जाएगी, और जैसे बढ़ेगी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कैसे होता है, ये थोड़ा आपको समझना है ये अच्छे से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि ये माइनस चार्ज जिस पे आएगा बॉन्ड बनाएगा, जैसे बॉन्ड बनाएगा तो तुरंत इस कार्बन की बैलेंसी बढ़ जाएगी, जैसे बढ़ेगी तुरंत ये बॉन्ड टूटकर अगले कॉर्नर पे चला जाएगा, अगले कॉर्नर पे जाएगा तो अगले कॉर्नर पे माइनस चार्ज आएगा। तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं दोनों में, दोनों कंडीशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें केवल फर्स्ट ही स्टेप में हो पाता है,
अभी पिछले वाले में हमने देखा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में हुआ, और इस दूसरा जो कंपाउंड है एलाइलिक का, इसमें 1 स्टेप में हो रहा है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा हो रहा है? बेंजाइलिक कार्बन आयन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, एलाइलिक कार्बन आयन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल 1 स्टेप में हो रहा है। तो भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसीलिए बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज हायर स्टेबल कंपेरिजन दैन एलाइलिक कार्बन आयन। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन आयन इज हाईली स्टेबल दैन एलाइलिक कार्बन आयन। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन आयन जो है ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन आयन हाईली स्टेबल है कंपैरिजन टू एलाइलिक कार्बन आयन। तो गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जो मैं आपको समझाया वही चीज़ मैंने नोट किया है। तो जो अभी जस्ट आपको मैं अंडरस्टैंड कराया हूँ उसी चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर। तो गाइज आप देख रहे हो जो चीज़ अभी जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड कराया हूँ उस चीज़ के बारे में रिपीट कर रहा हूँ, देखते रहिएगा। दिया है आपको इन बोथ केस, दोनों केस में, जैसे कि एलाइलिक कार्बन आयन और बेंजाइलिक कार्बन आयन दोनों के केस में, वी नो दैट इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी इज आल्सो ग्रेटर। भाई यदि किसी दोनों केस में जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अभी मैं जस्ट दोनों केस में बताया कि भाई जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। वही चीज़ इसमें नोट किया गया है। इन बोथ केस we know that if distribution of charge is greater then the stability is also greater, so the stability of benzylic carbon ion is greater than allylic कार्बन आयन। तो गाइज ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बन आयन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी बताना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी किसके बारे में बताना है? देखिएगा, कह रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी बताना है बेंजाइलिक कार्बन आयन की। ठीक है, साथ में उसके कुछ और भी जो कंपाउंड उससे बने हैं उनसे भी उसको कंपैरिजन कराना है। चलिए हम लोग अब कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कैसे देखेंगे। आप लोग भी देखते रहिए अच्छे से भाई। देखिएगा, ये पहला हमारा है बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन, आपको दिख रहा होगा। लेकिन पहले वाले को एक्सेप्ट करिए, पहले वाले को छोड़कर जितने सभी हैं सभी बेंजाइलिक कार्बन आयन के ही सब्स्टिट्यूशन है। कैसे भाई? ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन है लेकिन कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन है लेकिन इसमें कोई ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है। ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन है, इसमें OH ग्रुप लगा है। ये भी बेंजाइलिक कार्बन आयन है, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये बेंजाइलिक कार्बन आयन है और ये तीनों इसी के सब्स्टिट्यूशन है, इसी के डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। चलिए मैं एक चीज़ बताया हूँ कि किसी भी कार्बन पे सपोज करिए नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो किसी भी कार्बन की नेगेटिव चार्ज है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा यहाँ से, ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन अपने पास से किसी को दूसरे को डोनेट करेगा, विदड्रॉ करेगा, उतना ही इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए वहीं हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला बेंजाइलिक कार्बन आयन है, इस पर ऊपर माइनस चार्ज है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए इस कार्बन का जो चार्ज है, इस कार्बन आयन का जो चार्ज है वो ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, चेक करते हैं दूसरे वाले में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। चलिए देखिए भाई, देखिएगा ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन आयन है, इसमें एक NO2 ग्रुप लगा है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि NO2 ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है। तो ठीक है, ये हमारा जो कार्बोनायन ग्रुप है ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विदड्रॉ करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ का मतलब, फिर से देखिएगा, ये हमारा पहला तो मैं बता दिया इसका चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। लेकिन दूसरे वाले में NO2 ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है भाई? ये कार्बन आयन डोनेट करेगा। देखो एरो भी दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि जैसे कि मैं अभी आपको बताया
कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो दिमाग लगाइए, जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये कार्ब एनायन का जो चार्ज है, ये कार्ब एनायन का जो चार्ज है ये डिक्रीज करेगा। और भाई जब इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में चेक करेंगे। दूसरा वाला जैसे देखते हैं, ये भी हमारा जो ग्रुप दिख रहा है ये कार्ब एनायन ग्रुप है। ठीक है, और इसका बेंजाइलिक कार्बन आयन है। बेंजाइलिक कार्बन आयन में OH ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। दूसरा वाला भी बेंजाइलिक कार्बन आयन है, इसमें भी CH3 है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। अब देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, तो दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब भाई आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ये मालूम है, OH में ऑक्सीजन ग्रुप लगा है जिसके पास 2 एक्सेस लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 एक्सेस लोन पेयर हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस लोन पेयर हैं किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो कंडीशन वर्क करता है, यहाँ पर मैं बताना रहा हूँ प्लस रेजोनेटिंग, यहाँ पे प्लस R इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, प्लस R इफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, और दूसरे में CH3 ग्रुप होने के कारण यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हाइड्रोजन निकलता है तो हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कंडीशन में। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों, बार बार आपको बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ, भाई हाइड्रोजन निकलेगा तो श्योर सी बात है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको यही समझना है कि मेन कंडीशन जानिए पहले। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण प्लस R इफेक्ट वर्क करेगा, CH3 ग्रुप होने के कारण यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ऑक्सीजन के पास यहाँ एक्सेस लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, लेकिन यहाँ CH3 के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप लगा उसको रिमूव करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कंडीशन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है भाई? तो ऑक्सीजन के पास यहाँ एक्सेस लोन पेयर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट कर सकता है कंपेरिजन देन CH3। तो चलिए देखते हैं कौन ज़्यादा CH3 को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए, तो गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं फिर से आता हूँ टॉपिक पे, आप लोग देखते रहिएगा। मैं ये बता रहा था अभी कि आपने देखा अच्छे से, यहाँ पर मैं बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्लस R इफेक्ट वर्क करता है और CH3 ग्रुप में हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, ये भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है OH ग्रुप में 2 हमारे पास लोन पेयर हैं और ये 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन CH3 ग्रुप में कोई लोन पेयर नहीं है। इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कौन कर सकता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर सकता है, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? OH ग्रुप। ठीक है, कंपेरिजन देन CH3। ठीक है गाइस, तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? हाइड्रोक्सिल डोनेट कर सकता है। किसको करेगा? CH3 को करेगा। ठीक है, सॉरी CH2 को करेगा। फिर से देखिएगा, ये बेंजाइलिक कार्बन आयन है, तो बेंजाइलिक कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप में पहला कंडीशन है प्लस R इफेक्ट वर्क कर रहा है। दूसरा है कि ऑक्सीजन के पास, OH में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 एक्सेस लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होगा। और ठीक है, दूसरा कंडीशन प्लस R इफेक्ट भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा दोनों कंडीशन में? OH ग्रुप करेगा। तो OH ग्रुप करेगा किसको? ये करेगा बेंजाइलिक कार्बन आयन को। ठीक है, तो OH ग्रुप का इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, तो ये जो आपका CH3 ग्रुप दिख रहा है, CH2 ग्रुप, मिस्टेक हो रहा है बार बार, रियली सॉरी इसके लिए, ये CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप के पास, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ मित्रों, फिर से देखिएगा, OH ग्रुप में लोन पेयर होने के कारण, दूसरा प्लस R इफेक्ट वर्क करने के कारण इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा बेंजाइलिक कार्बन आयन है, बेंजाइलिक कार्बन आयन में जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाएगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा।
आपको मालूम होना चाहिए भाई, अभी 1 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और जाएगा तो इसका माइनस 2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब माइनस बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो समझिएगा अच्छे से, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड मीन्स चार्ज, मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में लोन पेयर ज़्यादा है और प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा तो भाई चार्ज भी बढ़ता जाएगा, चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। कंपेरिजन देन इस वाले से जो आपको दूसरा दिख रहा है बेंजाइलिक कार्बो एनायन, और इसमें जो CH3 लगा है इसमें ज़्यादा लोन पेयर, एक भी लोन पेयर तो है नहीं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, जिसकी वजह से चार्ज बढ़ेगा इसका। यहाँ पे देखिएगा चार्ज इसका बढ़ेगा, लेकिन कंपेरिजन देन ये जो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है इस कार्ब एनायन के कंपैरिजन में इसका चार्ज कम बढ़ेगा, इसका चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बार बार समझाया क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 लोन पेयर हैं और प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, ज़्यादा करेगा। भाई CH2 में जो माइनस है इसका CH2 ग्रुप आप कह सकते हो इतना पूरा ग्रुप, जैसे फिर से आप देख लीजिए इतना ये बेंजाइलिक कार्बन आयन की मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन आयन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। मैग्नीट्यूड में चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपैरिजन देन दूसरे वाले से जिसमें CH3 ग्रुप लगा है। अब यहाँ अंडरस्टैंड करने की बात ये है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है, इसमें प्रसार इफेक्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से, और एक कंडीशन और है भाई, OH ग्रुप होने के कारण, OH ग्रुप होने के कारण 2 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा तो चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, जिसकी वजह से चार्ज कम बढ़ेगा। तो सब पूरे में देख लिया जाए, अब देखा जाए चारों में सबसे ज़्यादा चार्ज इस कार्बन आयन की है, उसके बाद इस कार्बन आयन की है, उसके बाद आप देखते रहिएगा उसके बाद इस कार्बन आयन की है, और सबसे कम चार्ज इस कार्बन आयन की है, ठीक है। तो सबसे कम चार्ज किसका है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, सबसे हाईली रिएक्टिव आपका ये होगा क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर रिएक्टिव ये होगा क्योंकि इसका चार्ज पहले कंपेरिजन में ज़्यादा है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है इसलिए चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसमें ग्रुप लग गया विथड्रॉविंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज इसका डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये रिएक्टिव कम होगा। चलिए यही चीज़ हमने जो अभी आपको समझाया, यही चीज़ मैंने नोट किया है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए देख लीजिए, मैंने नोट किया है भाई कि NO2 इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट कर रहा है और ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैंने बताया कि यहाँ प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा नीचे नोट भी है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइज़ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, वही चीज़ जो मैं समझाया हूँ वही चीज़ मैं नोट किया हूँ। इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विल बी विथड्रॉ, मतलब क्या कह रहा है इसकी बात समझिए। कह रहा है कि जहाँ पर NO2 ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। आगे एक चीज़ और कह रहा है इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन विल विथड्रॉ, वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। बट इन केस ऑफ sp2, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन विल विथड्रॉ। अच्छा इसका मतलब समझ लीजिए भाई थोड़ा सा। देखिए मैं एक चीज़ समझाया था आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टेबिलिटी ऑर्डर एक दिन में आपको बताया था sp का किसका ज़्यादा होता है, फिर sp2 का क्या होगा, फिर sp3 का क्या होगा, ठीक है। देखिएगा पहले तो मैं रिएक्टिविटी बताना चाह रहा हूँ। सबसे हाईली रिएक्टिव हमारा होगा sp3, उसके बाद sp2, सबसे कम कौन होगा, sp। कंडीशन आती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी उल्टा होता है। पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ sp, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। अब स्टेबल की बात की जाए तो सबसे हाईली स्टेबल हमारा sp होगा, फिर sp2 होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, sp3, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा यही चीज़ हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।
गाइज एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि कह रहा है कि इन केस ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विल बी विदड्रॉ। मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा विदड्रॉ कर सकता है। आगे कह रहा है कि जो केस अगर sp2 की बात की जाए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में नेगेटिव चार्ज वाला उस sp की कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, कंपैरिजन टू sp, यही चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया है कि कार्बन में यदि डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और यदि कार्बन में आपको मालूम होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है कि यदि कंडीशन आपसे कर लिया जाए, जैसे कि कार्बन कार्बन में आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, देखो ये भी कार्बन आयन है, ये भी कार्बन आयन है। अंतर बस ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बस ये अंतर है। आपको मालूम है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब कह रहा है कि sp2 और sp के केस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा, यही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो समझिए। अभी अभी हमने देखा, ठीक है, कि कह रहा है कि देखिएगा क्या कह रहा है, नीचे देखिएगा, कह रहा ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इन केस ऑफ sp की केस में इलेक्ट्रॉन की विदड्रॉविंग की कंडीशन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की विदड्रॉ करने की क्या कह रहा है कि सो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इन केस ऑफ sp के केस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ज़्यादा करेगा। कैसे ज़्यादा करेगा ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए भाई। ये कार्बन है, थोड़ा मैं समझा दूँ आपको, थोड़ा बनाऊँ बड़े में तब समझ में आएगा भाई। चलिए ठीक है, थोड़ा बड़े में देख लिया जाए। आप देखिए ये कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर H है, ऊपर माइनस चार्ज है। चलिए कुछ चीज़ें और भी देखिए अच्छे से। ठीक है, देखिएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस कार्बन पे माइनस चार्ज है। ठीक है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो भाई हमको मालूम है कि ये जब कभी भी मैं ब्रेकिंग कराऊंगा तो ये माइनस चार्ज वाला पहले क्या करेगा, माइनस में से इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है कार्बन पे, किस कार्बन पे ज़्यादा है भाई, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कम नहीं है। तो ये काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, और यही हमारा कार्ब एनायन ग्रुप भी है, तो कार्ब एनायन ग्रुप है, तो कार्ब एनायन ग्रुप है और एक एल्किल ग्रुप भी है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो यह इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो हमारा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ समझते रहिएगा। जैसे यही केस मैंने उठाया है भाई, इस केस में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी, क्योंकि कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अंतर यह है कि इस कार्बन पे माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कितना स्टेप में कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट भाई, आपको दिख रहा है अच्छे से। सबसे बड़ी बात कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक तो माइनस चार्ज है, एक तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा इस कार्बन को पहला। ठीक है, देखिएगा, पहला तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, दूसरा जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ये डोनेट कर सकता है कार्बन आयन ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की कंडीशन कितनी बार हो रही है, 2 बार। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं sp2 वाले में। भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक पाई ऊपर है और एक पाई नीचे है। आप समझ को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पहली बार तो माइनस वाला करेगा, दूसरी बार एक बार ऊपर वाला पाई वाला करेगा, फिर एक बार नीचे वाला पाई वाला करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कितनी बार कर रहा है, 3 बार, और ये कितनी बार कर रहा है, 2 टाइम्स। एक तो माइनस वाला करेगा और एक पाई बॉन्ड वाला करेगा, तो ये 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है कार्बन आयन, और ये वाला कार्बन आयन 2 बार कर रहा है। तो सॉरी, मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर कह रहा हूँ कि कार्बन पे माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से एक तो माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड का डोनेशन करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन 2 स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कार्बन पे ऊपर माइनस चार्ज है, एक तो माइनस चार्ज के कारण करेगा, और इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो भाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन 2 टाइम्स किया, और तो टोटल यहाँ पे 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि
ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इन केस ऑफ sp इसी में sp का केस ये है, ये sp2 केस है। तो सबसे ज़्यादा कार्ब एनायन ये है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ सबसे ज़्यादा कर रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, यहाँ माइनस चार्ज है तो भी इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है, लेकिन 2 स्टेप में किया और ये 3 स्टेप में किया। तो देखिए दोनों की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी इसकी, क्योंकि ये 3 स्टेप में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन आयन, और ये 2 स्टेप में कर रहा है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कंडीशन में दोनों हैं, ठीक है। कह रहा ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इन केस ऑफ sp के केस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन ज़्यादा निकाल सकता है, ज़्यादा निकालेगा भाई तो चार्ज ज़्यादा डिक्रीज करेगा। इसमें 3 टाइम्स निकालेगा तो चार्ज 3 टाइम डिक्रीज करेगा, इसमें 2 टाइम निकालेगा चार्ज 2 टाइम डिक्रीज करेगा इसका, और इसका चार्ज 3 टाइम डिक्रीज करेगा। तो चार्ज डिक्रीज ज़्यादा किस में कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें थोड़ा कम कर रहा है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज डिक्रीज करेगा उतना स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। सॉरी, चार्ज डिक्रीज ज़्यादा करेगा तो स्टेबिलिटी, आप यहाँ समझिएगा, कंडीशन यही समझना है हमको। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई चार्ज ज़्यादा विदड्रॉ कौन कर रहा है, तो चार्ज ज़्यादा विदड्रॉ इसमें हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक तो माइनस की कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। दूसरा 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार पाई बॉन्ड की कंडीशन में करेगा तो 3 टाइम्स चार्ज का विदड्रॉविंग इसमें होगा, और चार्ज का जो कार्बन आयन ग्रुप है चार्ज का डोनेशन ये कितनी बार कर रहा है, दूसरे को कर रहा है, कितनी बार कर रहा है आपको दिख रहा होगा, चार्ज का डोनेशन ये कर रहा है 2 स्टेप में करेगा, एक पाई बॉन्ड और एक माइनस के कारण। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि चार्ज ज़्यादा विदड्रॉ कौन कर रहा है भाई, विदड्रॉविंग की कंडीशन किस में हो रही ज़्यादा भाई, sp में ज़्यादा हो रहा है, sp में ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा विदड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विदड्रॉ करेगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है दूसरे को तो ये चार्ज जो ऊपर का आपको कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज दिख रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, माइनस चार्ज क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है लेकिन यहाँ बढ़ रहा है। तो भाई श्योर सी बात है, यहाँ नीचे लिखा भी गया आपको दिख रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ कार्ब एनायन, मतलब चार्ज जो है कार्बन आयन का डिक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ sp2 के केस में चार्ज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है, स्टेबिलिटी की बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा समझ लिया जाए अच्छे से, चलिए स्टेबिलिटी देख लिया जाए भाई। ये हमारा कितना ज़्यादा चार्ज विदड्रॉ कर रहा है दूसरे को, तो ज़्यादा चार्ज विदड्रॉ कर रहा है ये वाला कर रहा है sp के कंडीशन में। कैसे कर रहा है देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है तो एक तो माइनस कारण कर रहा है, एक पाई ऊपर है एक पाई नीचे है, तो एक पाई इसमें करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, एक नीचे वाले में कर देगा। तो कितने टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। चार्ज ज़्यादा विदड्रॉ कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है, तो ज़्यादा चार्ज विदड्रॉ करेगा तो भाई स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए दूसरे केस में देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस हमारा ये है sp2 के केस में, sp2 वाले में देख लिया जाए भाई। आपको मालूम है कि आप देख रहे हैं यहाँ CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक है। एक तो माइनस के कारण चार्ज ये क्या कर रहा है, बाद विदड्रॉ करेगा दूसरे को, और दूसरा एक पाई बॉन्ड के कारण ये चार्ज को विदड्रॉ करेगा। तो विदड्रॉविंग की कंडीशन कितनी बार हो रही है, यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है। विदड्रॉ करने की कंडीशन कितने स्टेप में हो रही है गाइस, यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है, और sp वाले में, पहले वाले में कितना हो रहा था, 3 स्टेप में। तो चार्ज विदड्रॉ इसमें भी हो रहा है लेकिन ये 2 स्टेप में हो रहा है, तो भाई इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसमें 3 स्टेप में तो जितना ज़्यादा चार्ज, ठीक है, विदड्रॉ करेगा उतना ही ज़्यादा, ठीक है, उसमें चार्ज कम होता जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ किस में करेगा, आपको ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा sp की, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा तो चार्ज डिक्रीज़ करेगा, चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। अच्छा, sp2 की कंडीशन में इसका भी मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, इसका भी डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम कर रहा है, इसलिए कुछ चार्ज इसका ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और एक फार्मूला आपको मालूम है कि चार्ज जो होता है, मालूम है आपको कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, किसके होता है, स्टेबिलिटी के, ठीक है।
तो यहाँ ये समझना है कि भाई चार्ज इसका थोड़ा ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी, इसका चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई बताओ SP और SP2, थोड़ा तीनों मैं नोट करूँ तब बताऊँ आपको गाइस। चलिए देखिएगा, मैं तीनों नोट कर रहा हूँ, SP, SP2 और SP3। तीनों कंडीशन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपका आंसर होगा SP ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद SP2 रिएक्टिव होगा और सबसे कम रिएक्टिव होगा SP3। तो कम रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा SP3 की हो। सॉरी मैं गलत लिख दिया, लिखने में मिस्टेक कर दिया। ओके, उसके लिए रियली सॉरी, हो जाता है भाई। चलिए ठीक है, मैं फिर से नोट करके दिखा रहा हूँ। ये है SP, ये है SP2 और ये है SP3। चलिए अब समझ में आएगा। तो देखिएगा, तो चार्ज का विदड्रॉ किस में ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा चार्ज विदड्रॉ इसमें कर रहा है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा इससे कम कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ एकदम नहीं करेगा, बहुत कम करेगा लेकिन कम करेगा। तो कंडीशन समझिए आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो यहाँ मेन समझने की बात गाइज ये है, ये SP है, ये SP2 है और ये SP3 है। समझने की बात ये है कि सबसे हाईली रिएक्टिव हमारा SP3 होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सॉरी, चार्ज का जो विदड्रॉइंग की कंडीशन है इसमें कम है, SP2 वाले में थोड़ा ज़्यादा है, SP में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, SP में सबसे ज़्यादा है। तो भाई जब चार्ज विदड्रॉ ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा विदड्रॉ करेगा तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें SP2 में क्या होगा, चार्ज का जो विदड्रॉ करने की कंडीशन है वो थोड़ा सा SP की कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कुछ ज़्यादा होगा कंपैरिजन देन SP, इसलिए इसका चार्ज कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपैरिजन टू SP। और SP3 की कंडीशन में चार्ज का जो विदड्रॉ करने की कंडीशन है बहुत कम है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होगा कंपैरिजन टू अदर बोथ, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, पहले मैं नोट कर रहा हूँ SP, फिर आप नोट करिए SP2, फिर है आपका SP3। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव की कंडीशन अगर देखी जाए तो हाईली रिएक्टिव होगा SP3, उससे कम होगा SP2 और सबसे कम रिएक्टिव होगा SP, क्योंकि SP इज़ मोर स्टेबल देन अदर बोथ। ओके गाइज, तो आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन दोनों कंपेरिजन की जाएगा तो SP इज़ मोर स्टेबल देन SP2, ठीक है। तो चलिए, वैसे वीडियो में देख लूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूँ छोटा सा बड़ा है कि छोटा है, तो मैं आगे चलूँगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा है, बस लास्ट है, इसी को पढ़ा दिया जाए तो हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखने चल रहे हैं कि 3 कंपाउंड हमारे पास हैं। जैसे ये मैं ऑर्डर दिखाना चाह रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये हमारा है, देखिएगा, ये हमारा है, आपको दिख रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है इसलिए एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक है माइनस चार्ज के कारण, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो अंतर क्या है कि जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो भाई सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा और सबसे कम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। क्योंकि जब हम रेजोनेंस अभी बनाएंगे, आपको दिमाग लगाइए, इसमें टोटल कार्बन देखिए 1 यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको, देख लीजिएगा टोटल कार्बन, इसमें कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं डबल डबल, नीचे डबल, ऊपर माइनस। आज जब हम अभी इसमें हम गाइस रेजोनेंस की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ पे डबल होगा तो ये टूट के इस पे जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये मैं इस पे ले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा तो ये सिर्फ इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा तो यहाँ डबल बनेगा, ठीक है। यहाँ डबल बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो कई स्टेप में सबसे ज़्यादा कहने का सेंस बस ये हुआ, रेजोनेटिंग की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग की प्रक्रिया होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेजोनेंस
अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, उससे कम इसमें बनेगा और सबसे कम इसमें बनेगा। तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा। इसीलिए अब एक चीज़ और मैं बताया हूँ आपको, क्या देखिएगा, मैं बताया हूँ जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा पहले वाले में, इसलिए इसे हाईली स्टेबल होगा, ये कम होगा, ये सबसे कम होगा। रिएक्टिव की बात देखी जाए यदि, तो सबसे हाईली रिएक्टिव आपका ये देखिएगा गाइस, रिएक्टिविटी की बात हो जाए तो सबसे हाईली रिएक्टिव ये होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का जो नेक्स्ट अभी बचा हुआ है कार्बो एनायन से रिलेटेड टॉपिक, वो हम लेक्चर 3 में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जब भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल का नाम है IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला। स्पेलिंग गलत मत करिए, नहीं दूसरे का आ जाएगा वीडियो। अनिरुद्ध शुक्ला सर आप करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हम सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्ब एनायन। जैसा कि मित्रों में बताया हूँ कि हम पिछले वीडियो में कार्ब एनायन में हमने बहुत अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी डिस्कस किया, जो भी इसमें था फैक्टर अफेक्टिंग कंपोनेंट थे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, और जो पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमने स्टेबिलिटी था, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था, आपको दिख रहा होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था मित्रों, 1 मिनट भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम आ गए। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं भाई पिछले वीडियो में। भाई 55 मिनट का वीडियो था उसमें। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से कार्ब एनायन के बारे में जो भी छूटा था थोड़ा मोड़ा वो सब हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो गाइज़ आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और भाई देखो, बर्डन नहीं है लेकिन एक हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आप लोगों का मोटिवेशन ही हमें चाहिए, और आप लोग चाहेंगे तभी मैं मोटिवेट होता रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारे चैनल का नाम है IQ स्टडी। ठीक है, लेकिन IQ स्टडी ही डालने से यूट्यूब पे नहीं आता है, आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा IQ स्टडी बाई। ठीक है, आगे आपको थोड़ा सा नाम भी हमारा बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट नेम लिखिएगा नहीं तो आएगा नहीं। अनिरुद्ध शुक्ला। तो स्पेलिंग गलत मत करिएगा अनिरुद्ध की, ANURUDDH। ठीक है, ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। ये हमारा है बेंजाइलिक, जो हमने अभी स्टेबिलिटी दिखाया हूँ, मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार बता चुका हूँ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका जान लीजिएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेंजाइलिक कार्ब एनायन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैं बताया था आपको सबसे हाईली स्टेबल हमारा ये है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे लीस्ट स्टेबल ये है। ठीक है, रीज़न मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा टॉपिक पर आ जाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ जो हेडिंग थी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की, उसमें भी मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ये करेगा, जिसकी वजह से कार्बन का चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में 3 टाइम्स होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन का चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। जब यहाँ पे इस कार्बन का चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी भी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी कंपैरिजन देन sp2। ठीक है,
sp2 की कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं आपको फार्मूले में भी मैंने नोट किया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होता है sp2 से। कैसे होता है मैं एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ। एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन अपने अंदर से ये एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक पाई बॉन्ड है भाई, तो पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड में से भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन मैक्सिमम 2 टाइम्स करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई बढ़ेगी। अब हम दूसरे में देखते हैं, इस कार्बन को ये पहला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फर्स्ट टाइम बढ़ी। दूसरे टाइम देखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर होता है और एक पाई बॉन्ड नीचे होता है। एक बार इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पाई बॉन्ड और एक बार इधर से करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कार्बन का चार्ज 3 टाइम्स बढ़ेगा और इस कार्बन का चार्ज 2 टाइम बढ़ेगा, तो इसका माइनस चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, माइनस चार्ज कम होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो वहीं ये कह रहा है कि sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू sp2। अब ये हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस। जैसे कि मैं अभी बताया वही चीज़ मैं नोट भी किया हूँ, देख लीजिए। इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है, इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विल बी विदड्रॉ। ठीक है, कह रहा है इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विल बी विदड्रॉ, बट इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन विल बी विदड्रॉ। ठीक है, कंपेरिजन देन sp। ठीक है, अब यही चीज़ थोड़ा सा हम और आगे देख लेते हैं, जो भी मैं समझाया, जैसे मैं भी आपको समझाया था वही कंडीशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ये करेगा और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ये भी कर रहा है, तो इसकी कंपैरिजन में ये कम कर रहा है, ये कम कर रहा है sp2, ये ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा, ये कम करेगा। तो आगे और देख लेते हैं जो नोट है, कह रहा है सो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ इन केस ऑफ sp देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, इज़ डिक्रीज देन sp2 के कंपैरिजन में इसका मैग्नीट्यूड का चार्ज डिक्रीज़ करेगा। अब यही कंडीशन इसमें देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, कि sp की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा एक बार मैं आपको जो बताना। ओके गाइज़, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल नहीं गया, मैं थोड़ा सा पढ़ाते समय उसको ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। एक चीज़ में इसमें आपको ये बताना मैं भूल गया कि जैसे देखिएगा भाई, ये कार्बो एनायन है, ये भी कार्बो एनायन है, बट इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है। अब देखना ये है कि देखिए, जैसे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है भाई, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसका चार्ज डिक्रीज़ करेगा, दूसरे का बढ़ाएगा, लेकिन इसका डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन आयन है इसका चार्ज डिक्रीज़ करेगा। भाई चार्ज हमने 20 बार पढ़ा है, जब चार्ज डिक्रीज़ करता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यही थोड़ा सा समझना है भाई, हमको आपको ये समझना है कि एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ समझना ये है कि ये कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो कार्बन आयन है इसका चार्ज डिक्रीज़ करेगा। भाई इसका चार्ज अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा कितने टाइम से चार्ज डोनेट कर सकता है, देख लीजिए भाई। ऊपर एक पाई बॉन्ड है, एक बार ये चार्ज डिक्रीज़ करेगा माइनस चार्ज होने की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा। भाई चार्ज इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा। और दूसरी बार ये 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वही आपको देखना है कैसे कैसे। एक बार तो माइनस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ करेगा। दूसरी बार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट फिर करेगा, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड और डिक्रीज़ कर जाएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरे के कंपैरिजन में देखते हैं हम। तीसरे कंपैरिजन में देखेंगे इसमें कितना बार चार्ज जो है कितनी बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हमारा ये कार्बन आयन। ये कार्बन आयन हमारा एक बार, इसमें कितना पाई है जान लो, एक पाई ऊपर है और एक पाई नीचे है, 2 पाई बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है।
अब हमको आपको गाइज ये समझना है, एक बार ये माइनस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, देगा, तो ये कार्बो एनायन का जो मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये कार्बो एनायन है एक बार माइनस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया। दूसरी बार एक पाई बॉन्ड ऊपर है तो दूसरी बार ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैग्नीट्यूड और डिक्रीज कर जाएगा। तीसरी बार नीचे भी एक पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड और डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने टाइम डोनेट करेगा? 3 टाइम, इसमें 2 टाइम। तो मैग्नीट्यूड इसका भी डिक्रीज़ किया है, इसका भी डिक्रीज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज़ किया है। और इसका मैग्नीट्यूड इसकी कंपैरिजन में देखिएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले की कंपैरिजन में इस कार्बन आयन का मैग्नीट्यूड कम डिक्रीज़ करेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। जब ज़्यादा मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी। तो हायर स्टेबिलिटी भाई किसकी होगी? हायर स्टेबिलिटी इसकी होगी और लेस स्टेबिलिटी इसकी होगी। मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, रिएक्टिव कम होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए Sp इज़ मोर स्टेबल दैन Sp2। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो Sp2 इज़ मोर Sp2 इज़ मोर रिएक्टिव दैन Sp। ठीक है, समझ में आ रहा है? Sp2 हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होगा Sp की कंपैरिजन में। यदि थ्री हाइब्रिड आयसन आ जाए, जैसे कि Sp आ जाए, Sp2 आ जाए और Sp आ जाए, तो हाईली रिएक्टिव कौन होगा? मैं दोनों बता दे रहा हूँ। देखिएगा, फिर से मैं ऑर्डर थोड़ा बना लूँ अच्छे से। भाई ये Sp है, यहाँ पे Sp2 है, यहाँ पे Sp3 है, यहीं को मैं फिर से नोट कर रहा हूँ। फिर Sp है, Sp2 है, Sp3 है। अब आपको देखना है, एक बार मैं रिएक्टिविटी बताऊंगा और एक बार स्टेबिलिटी बताऊंगा। देखिएगा, सबसे अगर स्टेबिलिटी की कंडीशन देखी जाए, सबसे हाईली स्टेबल Sp होगा, फिर Sp2 होगा, उससे कम कौन होगा? Sp होगा। रिएक्टिविटी की कंडीशन देखी जाएगी, सबसे हाईली रिएक्टिव हमारा Sp3 होगा, उससे कम रिएक्टिव Sp2, सबसे कम रिएक्टिव Sp होगा। तो गाइज़, आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमें देखना है, क्या देखना है? देखिएगा, अब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन। ठीक है, हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन में। देखिएगा, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये तीनों ऑर्गेनिक है और तीनों जो है एरोमेटिक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम। भाई मैं 20 बार आपको बताया हूँ कि बेटा जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम शो करेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। या आप ऐसे कह सकते हो, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ठीक है, देख लीजिए, वैसे ही आपको दिख रहा है कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। तो भाई सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, इसलिए स्टेबल ये होगा। हाईली स्टेबल उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो गाइज़ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और गाइज़ थोड़ा सा और बचा है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा, आप देख रहे हैं मैंने 2 कंपाउंड और ले लिया है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देना है स्टेबिलिटी में। जैसे कि अभी हमने देखा था बेंजाइलिक और एरोमेटिक। बेंजाइलिक भी एरोमेटिक होता है, लेकिन जिसमें अब ये बेंजाइलिक ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप लगा है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो वैसे सिचुएशन में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होगा कंपैरिजन देन दैट, जिसकी वजह से ठीक है ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन देन बेंजाइलिक कार्बन आयन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऑर्डर देख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी आपको पहचानना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की। दूसरे नंबर पे होगा बेंजाइलिक की, उससे कम होगा एलाइलिक की, उससे कम होगा इथाइनल। ठीक है, इथाइनल की, जिसमें आप कह सकते हो ट्रिपल बॉन्ड वाले की, Sp की आप कह सकते हो, Sp की, उससे कम होगा Sp2 की और सबसे कम होगा Sp3 की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
चलिए थोड़ा सा एक ऑर्डर और बचा है, देख लो। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी होगी? SP की, फिर SP2, फिर SP3, जैसे कि आप पढ़ चुके हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही बहुत है। टुडे इज़ इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करिए, मस्त रहिए और वीडियो को खूब शेयर करते रहिए, अच्छे से वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़।